हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल क्लाइमेक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो प्राचीन इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में मैं बताऊंगा। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग इतिहास को पढ़ेंगे, याद रखेंगे और उसी स्टेप के हिसाब से मैं वीडियो निकालते रहूँगा, वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहूँगा। सबसे पहले हम समझते हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास को हम लोग स्रोतों के आधार पर तीन भागों में बांटते हैं। प्राग इतिहास काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को हम प्री हिस्ट्री बोलते हैं। प्री हिस्ट्री जो है, इसके जो जनक है यानी फादर ऑफ प्री हिस्ट्री, उसे रॉबर्ट ब्रूस फूड को कहा जाता है। अब प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है? वैसा काल जो बिल्कुल पुरातात्विक स्रोतों से ज्ञात हुआ हो, इसके बारे में कोई लिखित प्रमाण ना हो, उसे हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। और इनका जो काल है वो लगभग 20 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर लगभग 4500 से 4000 ईस्वी पूर्व तक का जो काल है उसे हम प्राक ऐतिहासिक काल कहते हैं। आद ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री वैसा काल होता है जो पुरातात्विक स्रोत से भी हमें ज्ञात होता है और साथ साथ कुछ लिखित प्रमाण भी हमें मिले हों, लेकिन अब तक उस लिखित प्रमाण को पढ़ा नहीं जा सका हो, उसे हम आद ऐतिहासिक काल कहते हैं। आद ऐतिहासिक काल में हड़प्पा संस्कृति यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसके बारे में हमें पुरातात्विक स्रोत से भी पता चला है और साथ साथ बहुत सारे ऐसे पत्थरों पे लिखित चीज पाए गए हैं, लेकिन उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तीसरा, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल वह काल होता है जो पुरातात्विक स्रोतों से भी हमें ज्ञात होता है और साथ साथ बहुत सारे ऐसे लिखित प्रमाण भी मिले हैं हमें और वह लिखित प्रमाण को पढ़ा गया। जैसे वैदिक काल का बहुत सारे पुरातात्विक स्रोत भी हैं और लिखित प्रमाण भी मिले हैं जिसे पढ़ा भी जा सका है। अब आते हैं, आज इस वीडियो में सिर्फ मैं प्राक इतिहास काल के बारे में बताऊंगा। उसके बाद आगे जो मैं वीडियो लेकर आऊंगा उसे हड़प्पा संस्कृति और वैदिक सभ्यता के बारे में बताऊंगा। वैदिक पीरियड, वैदिक काल जो था। सबसे पहले प्राक इतिहास काल का जो जनक है वो रॉबर्ट ब्रूस फूड को कहा जाता है। भारत में जो पुरातात्विक स्रोतों के जो जनक यानी खुदाई वगैरह करने के बाद बहुत सारे ऐसे जानकारियां जो उनसे प्राप्त किया गया, उसके जो जनक हैं वो अलेक्जेंडर कनिंघम है। यानी इनके देख रेख में भारत में बहुत सारे जगहों की खुदाई हुई थी। समय के हिसाब से यानी 20 लाख ईस्वी पूर्व से 4000 या 4500 ईस्वी पूर्व का काल जो कहलाता है वो प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है। और इस कालों को हम तीन भागों में बांटते हैं। जैसे क्या होता है कि प्रागैतिहासिक काल में, यानी इसे हम स्टोन एज कहते हैं, और स्टोन एज में स्टोनों के आधार पर, जैसे पुरापाषाण काल में बहुत बड़े पत्थरों का उपयोग किया जाता था, उसके बाद मध्यपाषाण काल में उससे छोटे पत्थर का, नवपाषाण काल में उससे भी छोटे पत्थर और नए तरीके के औजार का भी निर्माण हो चुका था। तो उसी के आधार पर हम प्राक इतिहास काल को तीन भागों में बांटते हैं। पहला होता है पुरापाषाण काल, दूसरा मध्यपाषाण काल
और तीसरा नवपाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल जो है यह पत्थरों के हिसाब से, यानी जैसे जैसे मतलब आगे मनुष्य आगे की ओर बढ़ते गए, हमारे उनके जो औजार थे छोटे होते चले गए। अब औजारों के हिसाब से पूरा पाषाण को भी 3 भागों में बांटते हैं, लेकिन उतना जानने की जरूरत नहीं है, आप पूरा पाषाण काल को ही जाने। पूरा पाषाण काल 20 लाख से लेके 12,000 ईस्वी पूर्व का जो समय था वह पूरा पाषाण काल कहलाता है। यह काल लगभग हिम युग के नाम से ही प्रचलित है। यानी लगभग मान के चलिए कि पूरा पाषाण काल में मैक्सिमम जो जगह था वो बर्फ से ढका हुआ था। उस समय जो मानव थे वह किस प्रवृत्ति के थे, तो उस समय हिमयुग यानी पूरा पाषाण काल में मानव आखेटक यानी शिकारी, वो शिकार करके अपना पेट पालते थे और खाद्य संग्राहक यानी भोजन के लिए इधर उधर यानी दर बदर भटकते रहते थे। आज इस जंगल में, तो इस जंगल का जैसे जैसे भोजन समाप्त हो जाता था तो वो दूसरे जंगल की ओर पलायन कर जाते थे और अपना जीवन इसी तरह से निर्वाह करते थे। पूरा पाषाण काल के लोग मुख्य रूप से आखेटक और खाद्य संग्राहक थे। इन्हें पशुपालन का ज्ञान नहीं था। पूरा पाषाण काल के लोगों को पशुपालन का ज्ञान नहीं था। पूरा पाषाण काल यानी पूरा पाषाण काल में भारत में जो पाए जाने वाले सबसे प्राचीनतम स्थल है वह महाराष्ट्र में बोरी एक जगह है। वो पूरा पाषाण काल का सबसे प्राचीनतम स्थल है। उसके बाद पूरा पाषाण काल में लोग जो मानव जो थे वो किस टाइप के औजारों का उपयोग करते थे। औजार उनके होते थे पत्थरों का बना हुआ हैंड एक्स, उसके बाद क्वार्जाइट, सल्क, ब्लेड और हड्डी से बने हुए, जानवरों की हड्डी से बने हुए औजार हुआ करते थे। उसके बाद कर्नाटक में एक जगह है हुस्गी। हुस्गी बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक में हुस्गी जो जगह है वहां से जो प्राप्त किए गए औजार थे वह औजार चूना और पत्थरों के बनाए जाते थे। उसके बाद अतिरमपक्कम तमिलनाडु में एक ऐसा जगह है और हथनोरा, इस दोनों जगह से पूरा पाषाण काल के मानव के खोपड़ी के अवशेष प्राप्त किए गए हैं। इसलिए यह भी पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद मिर्जापुर बेलन घाटी यानी बेलन नदी के किनारे से जो प्राप्त किए गए औजार हैं वह औजार तीनों काल से रिलेटेड है। यानी यह औजार पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल का तीनों काल का जो औजार है वह मिर्जापुर बेलन घाटी के नजदीक से मिला है। इसलिए इसे भी VVI के तौर पे आप मानेंगे। उसके बाद भीमटेकवा से शैलाश्रय मतलब है कि भीमटेकवा से गुफा में रहने वाले लोग जो थे, वो जो आदि मानव हुआ करते थे वो गुफा में रहते थे, उसका भी हमें प्रमाण मिला है। और भीमटेकवा के जो गुफा था वहीं से चित्रकारी, और यह चित्रकारी तीनों कालों का पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, तीनों काल के चित्रकारी भीमटेकवा से हमें प्राप्त हुए हैं। और यह भीमटेकवा भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद कुछ और सारे जो अन्य स्थल प्राप्त किए गए हैं पूरा पाषाण काल के, वह सोहन घाटी पाकिस्तान में सोहन नदी के किनारे
स्थित है। दिदवाना जो राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र है वह भी पूरा पाषाण काल से रिलेटेड है। और नर्मदा घाटी यानी भारत के जो पश्चिमी क्षेत्र में जो नर्मदा घाटी है वहां से भी हमें पूरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहा जाता है आग का आविष्कार जो हुआ था वह पूरा पाषाण काल में ही हुआ था, लेकिन आग की प्रथा उतनी प्रचलित नहीं थी। हमें पूरा पाषाण काल के एक स्थान कुर्नूल, जो अभी हाल फिलहाल में आंध्र प्रदेश की राजधानी यानी जुडिशियली राजधानी बनी है, यह कुर्नूल, इस कुर्नूल के गुफा से हमें आग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब यह है कि पूरा पाषाण काल के लोग आग से अच्छी तरह से परिचित थे। उसके बाद महाराष्ट्र में शुतुरमुर्ग एक ऐसा पक्षी है जो वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया महादेश में पाए जाते हैं। और यह शुतुरमुर्ग के अवशेष, उनके अंडे के टुकड़े महाराष्ट्र से पूरा पाषाण काल के ही स्थल से पाए गए हैं। यानी कहा जाता है कि भारत में भी पहले शुतुरमुर्ग हुआ करते थे। पूरा पाषाण काल के जो लोग थे वो नेग्रिटी जाति के थे, यानी वह बिल्कुल आदि मानव के थे। आदि मानव के तरह आखेटक थे, उसके बाद खाद्य संग्राहक थे, एक जगह से अपना पेट पालते थे फिर दूसरे जगह की ओर पलायन हो जाते थे। ये सारे महत्वपूर्ण तथ्य पूरा पाषाण काल से हैं, जिसे आप नोट्स के तौर पे बना लीजिए। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपसे नहीं बच सकते हैं। अब आते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल क्या है? मध्य पाषाण काल वह काल है जो पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच में संक्रमण काल का कार्य करता है। यह मध्य पाषाण काल आता है। मध्य पाषाण काल का जो अवधि है वो 12,000 ईस्वी पूर्व से लेकर लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व का जो काल था यह मध्य पाषाण काल आता है। मध्य पाषाण काल को लघु पाषाण भी कहा जाता है। लघु पाषाण इसलिए कहा जाता है क्योंकि मानव अपना जो जीवन का इस काल में सबसे कम बिताए हैं, इसके कारण से इसे लघु पाषाण भी कहा जाता है। अब यहाँ पे मध्य पाषाण काल में लोग जो थे, मानव थे, उनका स्वरूप किस टाइप का था? वो यहाँ भी आखेटक थे यानी शिकारी थे, खाद्य संग्राहक थे, लेकिन थोड़ा बहुत इन्हें पशुपालन का ज्ञान हो चुका था और यह मछली भी पकड़ते थे और पशुपालन भी करते थे। आखेटक जैसे शिकार करना जो पूरा पाषाण काल में करते थे, उसी तरह से आखेटक और खाद्य संग्रह का काम करते रहे। सबसे पहले मैंने यहाँ बताया कि मध्य पाषाण काल के लोग जो थे वो पशुपालन करना सीख गए थे, लेकिन आंशिक रूप से। अब सबसे पहले मनुष्य द्वारा जो पालतू पशु था वो कुत्ता था, और यह कुत्ता मध्य पाषाण काल में ही पाला गया था। आग का जो वैधानिक रूप से प्रयोग किया गया था वो मध्य पाषाण काल में ही किया गया था, लेकिन मनुष्य को इसकी जानकारी पूरा पाषाण काल में ही हो गई थी। पूरा पाषाण काल में ही मनुष्य आग से परिचित थे और एक कुर्नूल का गुफा था, वहां से भी आग के अवशेष प्राप्त किए गए थे पूरा पाषाण काल में। औजार जो मध्य पाषाण काल का था वह धीरे धीरे पत्थरों के छोटे छोटे पत्थरों से बनाए जाने लगे, जिसके कारण इसे माइक्रोलिथ्स कहा जाता था। यानी मध्य पाषाण काल के जो औजार थे वो माइक्रोलिथ्स से। अब क्या है, मध्य पाषाण काल का दो ऐसे स्थल थे जो एग्जाम व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखेंगे ही रखेंगे। एक
आदमगढ़ और दूसरा बागौर। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है और बागौर राजस्थान में है। इन दोनों स्थलों से मध्य पाषाण काल के पशुपालन के साक्ष्य पाए गए हैं। यानी आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागौर राजस्थान से पशुपालन करने की प्रथा शुरू हो गई थी यहाँ से। उसके बाद मध्य पाषाण काल के और कई ऐसे स्थल थे जो बहुत महत्वपूर्ण थे, जहां से खुदाई के बाद मृदभांड का मतलब है मिट्टी के घड़ा, और मिट्टी के घड़ा के अवशेष प्राप्त किए गए हैं। और उस समय जो मिट्टी का जो घड़ा बनता था वो हाथों से ही तैयार किया जाता था। राजस्थान, दक्षिणी यूपी और पूर्वी भारत से मृदभांड प्राप्त किए गए हैं। अब चलते हैं हम नवपाषाण काल की ओर। एग्जाम में सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन बनते हैं तो पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल। मध्य पाषाण काल से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए नवपाषाण काल बहुत महत्वपूर्ण होता है। नवपाषाण काल में क्या हुआ था? मनुष्य कृषि करना सीख गए थे, पशुपालन अच्छी तरह से जान चुके थे और इनके अंदर अस्थायी निवास के लिए प्रेरित हो गए थे और इन्होंने समाज का भी गठन कर लिया था। लोग एक जगह एकत्रित होके आपस में अपना समय बिताते थे और कृषि पशुपालन का कार्य करते थे। नवपाषाण काल में जो मानव थे उनके जो औजार थे वो क्या थे? कुल्हाड़ी, जो सबसे पहले कहा भी जाता है कि मानव द्वारा जो बनाया गया औजार था वो कुल्हाड़ी ही थी। स्लेट, हड्डियों के औजार, यानी बहुत सारे जानवरों के हड्डियों का औजार ये बनाते थे और उस औजार का उपयोग कृषि के क्षेत्र में, यानी जमीन की जो खुदाई होती थी उसमें भी ये करते थे। नवपाषाण काल का एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो क्या है? नवपाषाण काल में 7000 ईस्वी पूर्व एक स्थल मेहरगढ़, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक प्रांत है, वहां से एक सभ्यता पाई गई थी जिसे हम मेहरगढ़ सभ्यता कहते हैं। लेकिन इस सभ्यता के बारे में पाकिस्तान के दिलचस्पी न दिखाने के कारण बहुत सारे हम नॉलेज इससे इकट्ठा नहीं कर पाए हैं। लेकिन जो मैं बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी यह सभ्यता, मेहरगढ़ सभ्यता, बिल्कुल यहाँ एग्रीकल्चर बेस्ड था और यहाँ के जो लोग थे वो पशुपालन करते थे। पशुपालन में जैसे बकरी, भेड़, गाय, इन जानवरों का ये लोग क्या करते थे? पालन करते थे। नवपाषाण काल का ही यह जो मेहरगढ़ है यह इसलिए और महत्वपूर्ण है कि यहाँ से सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य मिले हैं और गेहूं, जौ, कपास, ये तीनों फसल सर्वप्रथम मेहरगढ़ में ही उगाया जाता था। और यह मेहरगढ़ बोलन नदी के किनारे स्थित था। अब यहां पे कंफ्यूज आप मत कीजिएगा कि बोलन नदी और बेलन नदी। बेलन नदी मिर्जापुर में उत्तर प्रदेश में पड़ता है और यह बोलन नदी पाकिस्तान में पड़ता है। यह बोलन नदी के किनारे मेहरगढ़ सभ्यता बसी हुई थी। मेहरगढ़ को ब्रेड बास्केट कहा जाता है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान की ब्रेड बास्केट के रूप में विख्यात है, जो बोलन नदी तट पर है। और इस बोलन दर्रा का इस्तेमाल कुषाण वंश के जो राजा कनिष्क थे उस समय यहाँ से जो सिल्क रूट हुआ करता था वह यही बोलन घाटी के नजदीक से हुआ करता था। पशुपालन में गाय, भेड़, बकरी पालना मेहरगढ़ के लोगों की प्रारंभिक जो शुरुआत थी उसमें यही कार्य करते थे। अब आते हैं
नवपाषाण काल में कश्मीरी नवपाषाण काल यानी कश्मीर के क्षेत्र से भी हमें बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। कश्मीरी नवपाषाण काल में बुर्ज होम VVI क्वेश्चन इससे बनते हैं। बुर्ज होम से हमें जो चीज प्राप्त हुए हैं वो क्या क्या हुए हैं? मृदभांड की विविधता, यानी इस समय क्या था कि नवपाषाण काल में चाक का आविष्कार हो गया था, जिससे मानव चाक के द्वारा मिट्टी के बर्तन बहुत खूबसूरत बनाते थे। अब वही बुर्ज होम से हमें मृदभांड की विविधता, यानी हर जो मिट्टी के बर्तन होते थे उसमें कलर का चेंजिंग होना, और यहीं से प्राप्त किया गया था बुर्ज होम से। गर्तवास क्या होता था? बुर्ज होम से गर्तवास जो प्राप्त किए गए हैं, गर्तवास एक तरह से जमीन के अंदर यानी गड्ढे खोद के मानव वहां पे रहते थे, जमीन के अंदर निवास करते थे, जिसे गर्तवास कहा जाता है। उसके बाद पत्थर हड्डी के औजार बुर्ज होम से हमें प्राप्त हुए। एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे बुर्ज होम से एक और चीज साक्ष्य मिले थे, जो कब्र होते थे, कब्र में जो मालिक को दफनाया जाता था उनके साथ उनका जो पालतू पशु कुत्ता होता था उसे भी दफना दिया जाता था। और ऐसे बहुत सारे साक्ष्य हमें बुर्ज होम से प्राप्त किए हैं, जो मालिकों के साथ उनका जो प्रिय पशु पालतू पशु कुत्ता होता था उसे भी दफनाने की प्रथा यहाँ बुर्ज होम में पाई गई थी। उसके बाद गुफा कड़ाल कश्मीर का ही एक क्षेत्र है जहां से कृषि और पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। उसके बाद चिरान बिहार का एक ऐसा क्षेत्र है जहां से बुर्ज होम के अलावा अगर कोई जगह है जहां पे जानवरों के हड्डी के औजार बनाए जाते थे, वह बिहार का चिरांद ही है। चिरांद से भी हमें जानवरों के हड्डी के औजार प्राप्त किए हैं। उसके बाद चावल का जो उत्पादन किया जाता था उसका प्रथम साक्ष्य कोल्डिहवा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में कोल्डिहवा एक जगह है जो इलाहाबाद के पास है, वहां से हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि चावल के प्रथम साक्ष्य यानी चावल कृषि के प्रथम साक्ष्य हमें कोल्डिहवा यूपी से मिले हैं। गेहूं जौ कपास मेहरगढ़ से हमने प्राप्त किया है। उसके बाद गोदावरी नदी तट पर इसके जो अन्य क्षेत्र थे, नवपाषाण काल के अन्य जो क्षेत्र थे जहां से हमें साक्ष्य मिले हैं, कृषि के साक्ष्य मिले हैं, मृदभांडों के साक्ष्य मिले हैं, वह गोदावरी नदी तट का जो क्षेत्र था वो था असम का क्षेत्र था, असम। उसके बाद गारो पहाड़ियां मेघालय के क्षेत्र हैं, वहां से हमें चावल के साक्ष्य भी हमें मिले हैं। उसके बाद बेलन घाटी वही मिर्जापुर के नजदीक बेलन नदी के किनारे जो बेलन घाटी है, वहां से भी हमने कृषि के साक्ष्य प्राप्त किए हैं और मृदभांड के भी साक्ष्य प्राप्त किए हैं। नवपाषाण काल में किन किन चीजों का आविष्कार हुआ, इससे जो क्वेश्चन किए जाते हैं उसे भी आप देख ले। नवपाषाण काल में चाक का आविष्कार किया गया था, नवपाषाण काल में पहिया का आविष्कार किया गया था, और समाज का भी जो आविष्कार नवपाषाण काल में ही किया गया था। नवपाषाण से जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे एक बार फिर से देख ले। नवपाषाण से जो कृषि पशुपालन अस्थायी निवास की प्रवृत्ति समाज ये सारे नवपाषाण काल में हुए थे। औजार जो होता था वो पत्थर के कुल्हाड़ी, स्लेट और जानवरों की हड्डियों से औजार तैयार किए जाते थे। नवपाषाण काल के जो कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे वो मेहरगढ़ से मिले थे।
और यह मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़ में ही सबसे पहले गेहूं, जौ और कपास को उगाया गया था और इसके साक्ष्य भी हमें मिले हैं। उसके बाद अन्नागिरी, यानी इसी जगह से मतलब मेहरगढ़ से जो अनाज उपजते थे उसके लिए भी स्टोर करने के लिए अन्नागिरी भी हमें मेहरगढ़ से मिले हैं। मेहरगढ़ को ब्रेड बास्केट कहा जाता है। बलूचिस्तान का यह ब्रेड बास्केट है। यह बोलन नदी के तट पर है। उसके बाद यहाँ के लोग पशुपालन करते थे, गाय, भेड़, बकरी का। अब हमारे भारत में अभी कश्मीरी नवपाषाण काल का जो क्षेत्र था वो सबसे महत्वपूर्ण बुर्जहोम था। बुर्जहोम से मृदभांड की जो विविधता है, यानी जो मिट्टी के बर्तन की जो विविधता है, वह हमें बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। गर्तवास यानी बुर्जहोम के लोग में यह एक प्रवृत्ति थी जो गड्ढे में निवास करते थे, जिसे गर्तवास कहा जाता था। उसके बाद पत्थर हड्डी के औजार हमें बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। कब्रों में पालतू पशु को मालिक के कब्र के साथ मालिक को जहां दफनाया जाता था उसी जगह उनके पालतू पशु को भी दफना दिया जाता था। यह भी प्रथा हमें बुर्जहोम से ही प्राप्त हुए हैं। उसके बाद गुफा कराल, जम्मू कश्मीर का यह गुफा कराल भी कृषि और पशुपालन के लिए बहुत फेमस था। कृषि और पशुपालन के साक्ष्य भी हमें गुफा कराल से प्राप्त हुए हैं। चिरांद जो बिहार का एक स्थल है जो सारण जिले में है, चिरांद से हमें हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं। यानी बुर्जहोम के अलावा अगर कहीं भारत में हड्डी के औजार जो प्राप्त हुए हैं वो चिरांद से ही हुए हैं। चावल की सबसे पहली खेती भारत में कुलडीहा इलाहाबाद में की जाती थी। यहाँ से हमें चावल के प्रमाण मिले हैं। गोदावरी नदी तट पर इनके और जो नवपाषाण कालों के जो स्थल थे या कृषि के साक्ष्य मिले हैं वो गोदावरी नदी तट पर। असम का क्षेत्र गारो पहाड़ियां मेघालय के क्षेत्र में है। बेलन घाटी जो मिर्जापुर के नजदीक है। और कृषि के साक्ष्य और मृदभांडों के साक्ष्य इन्हीं जगह से प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल में चाक का आविष्कार हुआ था, पहिया का आविष्कार हुआ था और समाज का आविष्कार, यानी मनुष्यों के अंदर अस्थायी रूप से निवास करने की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में ही आई थी। मैं ये प्राचीनतम इतिहास का जो पाषाण काल था उस वीडियो को मैं लाया हूं और इस वीडियो से आप रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं उसे आप सॉल्व करके देखिए। शायद मेरे अंदाज से एक भी क्वेश्चन आपसे ना छूटेंगे। इस वीडियो के माध्यम से पाषाण काल को मैंने पूरा बताया और इससे आगे का जो काल है उसे मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। हमारे वीडियो को आप देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं जब वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हमारे क्लाइमेक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।